ओम शांति। हम विशेष दादियों के साथ अंग संग रहकर जो कुछ सीखा है, जो उन्होंने हम बहनों के अंदर विशेषता भरी है, तो मेरे को याद है कि परदादी हमें कहती थी, यदि कोई सेवा के क्षेत्र में कोई बहन ने यदि ये शब्द कहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है, तो दादी बहुत प्यार से समझा के कहती थी, कभी कभी तो इसके ऊपर क्लास भी कराती थी कि ड्यूटी क्यों कहा। ड्यूटी वो करते हैं जिन्हें कुछ नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और तुम बाबा के घर में तुम बहनों को कुछ नौकरी नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही सेवा के लिए है। तो इस प्रकार हम देखते थे कि कभी कोई बहन ने इस प्रकार कह दिया, बोल दिया, तो हमें तुरंत उसकी समझाने शिक्षा मिलती थी, क्योंकि बाबा का घर सो अपना घर समझ के हम चलते हैं, तभी हमारा भाग्य बनता है। तो होती छोटी बात है, पर उस छोटी बातों की गहराई बहुत ऊंची है। जिस प्रकार हमको याद है कि दादी हमें बहुत हर बातों में बड़ा परफेक्ट एक्यूरेट काम सिखाती थी, और परदादी तो सिलाई में, बुनाई में बहुत परफेक्ट थी। कटिंग भी इतना अच्छा कपड़ा करती थी, सिलाई भी इतना अच्छा करती थी। हमको याद है कि जब परदादी 80 या 81 में विदेश गई थी, तो 300-400 के करीब ब्लाउज कटिंग करके सिलाई करके गई थी। और जो हम सेंटर पर बहनें थी, तो हमें भी कहा कि 3 मास में जा रही हूँ विदेश, और मेरे पीछे आप सभी बाकी काम पूरा करके कंप्लीट करके रखना। तो परदादी खुद भी सिलाई करती थी, कटिंग करती थी, और हुक आई तो ऐसा परफेक्ट एक्यूरेट करती थी, जो कपड़ा फट जाएगा पर हुक आई कभी भी खराब नहीं होती थी, हुक कभी टूटता ही नहीं था। इतना उनका ये एक्यूरेट काम था। स्वेटर भी इतना ही प्यार से बनाती थी। मेरे को याद है जब मैं छोटी थी, 13-14 साल की, 15 साल की, जब बाबा साकार में थे, तो परदादी ने उस समय, क्योंकि उस समय तो पांडव वन में बहुत थोड़े भाई बहनें थे, तो परदादी ने कलकत्ते से बुनाई की मशीन खरीदी, और बाबा के लिए, मम्मा के लिए, जो भाई बहनें रहते थे उनके लिए भी स्वेटर बना करके भेजे। नीचे का बॉर्डर खुद बनाती थी और आगे का काम मशीन का खुद करती थी। तो हम उस समय देखते थे कि इतनी बड़ी दादियाँ और कितना सहज करके हर कार्य करती हैं, और हम बहनों को ये सीखने को मिलता है। जब इतनी बड़ी दादियाँ छोटे छोटे काम भी एक बड़े रूप से कर लेती हैं, तो हमें उनसे देखने की और सीखने की बहुत प्रेरणा मिलती थी। इसी प्रकार दादी की और बात सुनाती हूँ कि परदादी कभी भी मिर्ची नहीं खाती थी, ना कोई काली मिर्ची, ना हरी मिर्ची, ना लाल मिर्ची, ना शिमला मिर्ची। जो रबड़
कई कामों में यूज होता है। टोली के डिब्बे में भी लगाते हैं, कैलेंडर में भी कई चीज़ों में यूज होता है। और उस समय तो हम लोग चोटी में भी, बालों में भी लगाते थे। तो लौकिक में जब रबड़ को देखते थे तो घर में इधर उधर पड़ी होती थी, बरामदे में, कमरे में, बाथरूम में भी पड़ी रहती, उठाते थोड़ी पड़ी रहती थी। तो कलकत्ते में भी इसी प्रकार परदादी का कमरा अंदर था और बीच में किचन, उसके बाद में परदादी अपनी ऑफिस में जाती थी। तो कई दिनों से परदादी ध्यान रख रही होगी, रबड़ बहुत वेस्टेज करते हैं, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं देते थे, क्योंकि उस समय उस एक रबड़ की भी वैल्यू 1 रुपया क्या 1 पैसा भी नहीं थी। तो परदादी 2-4 दिन से ध्यान रखी होगी। तो एक दिन मेरे को कहती है कि क्रॉस कर रही थी अपने कमरे से किचन होते ही ऑफिस में जाने के लिए। तो दादी ने कहा, रुक्मणी तुम ये रबड़ उठाओ। तो मैंने मन में सोचा 1 पाई भी इसका कीमत नहीं, और दीदी कहती रबड़ उठाओ। तो हमने वो रबड़ उठाया, और उठाने के बाद वो रबड़ साबुत निकला। कई बार ऐसा होता कि रबड़ पड़ा होता ज़मीन में, टूट के भी वो साबुत गोल दिखाई देता है, पर जो उठाया वो साबुत था। तो परदादी ने कहा कि देखो, तुम 1 रबड़ गंवाएगी, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाएगा। अब मेरे को अंदर में बहुत सोच चलने लगा, ख्याल चलने लगा कि इनके साथ में इतना 18 घंटा सेवा करती हूँ। अब दीदी कहती 1 रबड़ गंवाया, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम होगा। तो मैंने मन में सोचा कि मैं टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी, और चोटी में तो लगाऊंगी नहीं। तो उस समय के बाद मैंने परदादी को कहा कि मैं टोली का डिब्बा भरूंगी, पर रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो उन्होंने हमको बहुत प्यार से पूछा और समझाया कि ये बताओ, ना कौन बोलता है? तो बोला, तुम नास्तिक हो क्या? मैंने बोला, नहीं नास्तिक तो नहीं हूँ, तो आस्तिक। तो तुमने ना क्यों बोला? तो बताओ अभी क्या करना है, ना करना है या हाँ करना है? तो मैंने बोला ठीक है, रबड़ जरूर लगाऊंगी। तो इस प्रकार हम देखते थे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर दादियों की एक बहुत बड़ी शिक्षा समाई होती थी। तो कहने का मतलब, होती छोटी सी चीज पर उसकी कीमत इतने बड़े रूप से दादियाँ गहराई से समझाती थी। क्योंकि हमने आज 60 साल से देखा, यज्ञ को भी एकानामी के रूप से चला आया, दादियाँ भी एकानामी के रूप से चलीं। पर दादी तो पानी भी पीती थी, उतना ही पानी पीती थी जितनी ज़रूरत है। यदि थोड़ा भी पानी जास्ती होता था तो कहती थी पानी परमात्मा का है, दिया हुआ, और यदि तुमने भर के लाया, मैं तो इतना पानी पीऊँगी नहीं। और दूसरी कोई बहन आएगी और वो उठा के ले जाएगी, पानी को गिरा देगी, क्योंकि पानी बॉयल करके पीते थे, उबला पानी, तो गैस तो ख़त्म होती थी। तो इस प्रकार दादी कहती थी कि जितना पीना उतना ही लाना मेरे गिलास में, नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति उठा के उसको गिरा देगा। तो ये भी तुम्हारे वेस्ट के खाते में, तुम्हारे कर्मों के खाते में जमा हो जाएगा। तो कई बार हम सोचते थे कि ये दादियाँ एक एक पानी के लिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बहुत अटेंशन देती हैं, पर ये समझ में नहीं आता था ये भी दादियों को बाबा ने एकानामी के संस्कार बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। पर दादी को मालूम पड़ गया फलानी बहन ने फलानी माता से या भाई से कुछ मंगाया है, तो परदादी हम लोग को हमेशा शिक्षा देती थी कि कभी भी किसी से
कुछ भी मांगना नहीं है। कहती थी मांगन से मरना भला। हमको याद है कभी कोई माताएं हमें परदादी के लिए पूछती थी कोई चीज़ लेके आए, और परदादी को मालूम पड़ गया तो भी कहती थी तुम भूखी है क्या जो तुमने उससे मांगा। पर मैं अपने लिए नहीं मांगती थी, परदादी के लिए लोग पूछते थे सामने से कुछ फल लाएं या कुछ लेके आए, तो परदादी हमें कहती थी कभी भी किसी से कोई बात की मांगनी नहीं करना। जिस प्रकार बाबा भी हम बच्चों को मुरली में कहते हैं मांगन से मरना भला, तो इसी प्रकार हम कई बात देखते थे। उसके ऊपर दादी हम लोग की कभी कभी क्लास भी कराती थी, जिसकी बाबा की मुरली में भी कई बार कई प्रकार की बातें आती हैं कि शुरू में दादियाँ यदि बहनें सारे दिन की दिनचर्या सुनाती थी, कोई भूल हो गई कोई बात हो गई तो दादियाँ उसके ऊपर कचहरी क्लास कराती थी। तो हम देखते थे कि उस समय यदि किसी बहन को उस बात की फीलिंग आ गई तो परदादी कहती थी फीलिंग आई माना इसको फ्लू की बीमारी हो गई। तो हमेशा हमें शिक्षा देती थी कि यदि बड़ों ने कुछ कहा है तो हमारे अच्छाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण अर्थ सहित अच्छा सोचने के लिए किया है, कुछ बोला है। 1982 की बात है। बड़ी दीदी और दादी भी थी, प्रकाश मणि दादी और परदादी भी थी। मधुबन में हम आए थे, मीटिंग का समय था, तो हम कोई कारण से थोड़ा नक्की तब गए और लौट के जब आए तो सामने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को सामने बैठे देखा। तो बड़ी दीदी ने बहुत प्यार से कहा कि रुक्मणी कहाँ गई थी। तो मैंने बोला दीदी थोड़ा नक्की की तरफ गए, बाहर थोड़ा चक्कर लगाने घूमने के लिए। तो बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से कहा, बोला किससे पूछ के गई। तो हमने कहा अपनी दीदी से पूछ के गए, परदादी से। तो दीदी ने कहा कि देखो जब मधुबन में जिस स्थान पर आते हैं और जिस स्थान के निमित्त दीदी और दादी हैं, तो कम से कम उनको बताकर उनके बोल के जाना चाहिए। तो मैंने अभी तक इतने साल पुरानी बात को भी अभी तक अपने मन में रखा हुआ है कि कहीं पर भी यदि अपने शांतिवन के गेट के बाहर या माउंट में भी जाना है तो हमें जो निमित्त है, हमारी दादियाँ, अभी रतनमयी दादी हैं, जानकी दादी थे, तो हम हमेशा दादियों को बोल के बताकर जाते थे। और उसमें भी हमारा कल्याण किस लिए है बड़ों को बता के जाने का, कि कल को कोई बात कोई घटना होती है तो कुछ भी होगा तो बड़े हमारा ध्यान रखेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे। ऐसा मेरे को अपने आप को निश्चिंत मैं करती हूँ, बड़ों को बताकर बड़ों को बोल के जाना, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी हो जाती है हमको संभालने के लिए। एक बार की बात है, क्योंकि परदादी अमृत बेला हमेशा 4 बजे का योग कराती थी, तो कभी कभी कोई बहन लेट उठी या क्लास में योग में नहीं आई, क्योंकि 10-15 बहनें हम होते थे। 10-15 में यदि एक नहीं दिखाई देगी, 2 नहीं दिखाई, तो मालूम पड़ता है फलानी बहन योग में नहीं आई। तो परदादी को मालूम पड़ जाता था योग के बाद 4:45 बजे, और फिर 5-10 मिनट और दृष्टि देती थी, तो मालूम पड़ जाता फलानी बहन योग में नहीं आई।
उसके कारण वो बहन परदादी के सामने नहीं आती थी। तो कई बार दीदी कहती आज क्या बात हो, फलानी बहन दिखाई नहीं दे रही है। पर हम साथ की बहनें होती, हमें तो मालूम पड़ता था कि वो बहन सवेरे उठी नहीं, और ना उठने के कारण वो दीदी के सामने, बड़ों के सामने नहीं आ रही है क्योंकि भूल हुई। तो हम देखते थे उस बात के लिए। कभी परदादी कोई डांटती नहीं थी, ना गुस्सा करती थी, बल्कि उसको दूसरे रूप से हमें समझानी मिलती थी कि यदि तुमने अमृत बेला नहीं किया, योग में नहीं आए, बाबा की याद से अपने आप को मिस किया है, बाबा का वरदानी समय अमृत बेला, तो आप अपने आप को सजा दो। मैं नहीं सजा दूंगी, आप अपने आप को सजा दो। भले आप नाश्ता नहीं करो या एक टाइम भोजन नहीं करो, क्योंकि जब आप अपने आप को सजा देंगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा, आपको अपनी भूल की महसूसता होगी। यदि आप नहीं उठे और जैसे ही आप अपनी दिनचर्या के अनुसार चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो दादी कहती थी कि ब्राह्मण जीवन लिया है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, और उस जीवन में आप विशेष बहनें, निमित्त टीचर्स, निमित्त बहनें, यदि इन बातों पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो वो छोटी सी बातें आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वो संस्कार बन जाते हैं। इसलिए हम देखते थे कि अमृत बेला परदादी का खुद भी एकदम पक्का नियम था, अमृत बेला जरूर उठना है और योग कराना है। उसी प्रकार रात्रि भी बाबा के कमरे में बैठना, बाबा से रूहान करना, बाबा से गुड नाइट करना, ये हमने प्रैक्टिकल देखा। तो हमने ये देखा कि जिस प्रकार बड़े करते हैं और बड़ों को देखकर हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। पर परदादी कभी भी कोई बात को बहुत प्यार से शिक्षा के रूप में हम बहनों को समझाती थी, सिखाती थी, पर कभी आवेश में, कभी गुस्से से, कभी ज़ोर से, कभी आवाज़ से, कभी परदादी ने हम लोग को बोला नहीं, बल्कि प्यार से उसको अच्छी तरह से समझाती थी, जिससे हम बहनों का जीवन इतना ऊंच बने, श्रेष्ठ बने। ऐसी उनकी सदैव हम बहनों के प्रति सदैव ये भावना बनी रहती थी।